हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, तारानगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना सीनियर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें अपन ने पिछली जो वीडियो थी अपनी उसके अंदर अपने शून्य कोटि अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिया था, और जो प्रथम कोटि अभिक्रिया थी उसके लिए अपने समाकलित वेग समीकरण वगैरह और अवकलित वेग समीकरण उसका अपने कर लिया था। अब लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन दिया था मैंने जो शून्य कोटि अभिक्रिया से संबंधित था, उसमें एक थोड़ा सा एरर है, वो उसको आप क्लियर करना कि अपने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट का समय लगता है। 80% पूर्ण होने में कितने मिनट लगते हैं? 160 मिनट लगते हैं। तो इसका वेग नियतांक अपने को ज्ञात करना था। वेग स्थिरांक या वेग नियतांक k का मान ज्ञात करना था। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर वेग नियतांक अपन मात्रक लिखें तो क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। अब देखो, मोल प्रति लीटर या मोल इनवर्स किसके लिए है? कंसंट्रेशन के लिए, सांद्रता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर समय का मात्रक अपने क्या ले रखा है? सेकंड ले रखा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपने को समय किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। तो यहाँ पर भी जब अपन k की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसका मात्रक लगाएंगे तो समय का मात्रक अपने को क्या लेना है? मिनट लेना है। इसलिए इसका मात्रक अपन क्या कर देंगे? मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन इसमें कर लेना। सेकंड की जगह अपने को क्या लेना है? मिनट लेना है, क्योंकि समय किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। ठीक है। इसके पश्चात अपने फर्स्ट ऑर्डर की थी, उसकी समाकलित वेग समीकरण वगैरह हो गई थी, अवकलित वेग समीकरण हो गई थी, प्रथम कोटि अभिक्रिया और ग्राफीय निरूपण उसका कर लिया था। 8-9 मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे, तो वो एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी उसमें से पूछ लिया जाता है। ठीक है। आज अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया को ये आगे प्रारंभ करते हैं उसको। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा अंतराल सूत्र समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया से ही है कि अंतराल सूत्र समीकरण क्या होता है। ठीक है। तो अंतराल का मतलब क्या हुआ कि दो चीज़ों में अपन अंतर करके देखेंगे। तो इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को, इस चीज़ को देखें। तो क्या होता है कि कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों की जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन A होती है उसको ज्ञात करना संभव नहीं होता है, यानी A का मान अपने को पता नहीं लगेगा। इसलिए इनके वेग स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए अंतराल सूत्र समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो अंतराल सूत्र समीकरण का उपयोग कब करेंगे? जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता अपने को पता नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में वेग नियतांक या रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अंतराल सूत्र समीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये अंतराल सूत्र समीकरण की जो डेरिवेशन है वो अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से ही लेके चलेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण क्या होती है? T = 2.303/K1 log A/A-x। अब इसी को आगे प्रोसेस करना है अपने को। तो देखो, यदि T1 समय पर सांद्रता x1 व T2 समय पर सांद्रता x2 हो, तो दो अलग अलग समय लिए हैं। T1 पर कंसंट्रेशन क्या है? x1। दूसरा समय क्या है? T2 पर कंसंट्रेशन क्या है? x2। तो फिर इस समीकरण का क्या रूप होगा देखो, तो फिर अपन लिख सकते हैं T1 इक्वल टू, पहले T1 है ना, इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? 2.303/K1 log A/A-x1, समीकरण नंबर 1। और जब समय T2 होता है तो फिर ये समीकरण क्या होगी? 2.303/K2 log A/x2, समीकरण नंबर 2। T1 समय के लिए समीकरण 1 और T2 समय के लिए समीकरण क्या है? 2। अतः समीकरण 2 - 1 करने पर, यानी समीकरण 2 में से किसको घटा दें? समीकरण 1 को घटा दें, तो फिर अपने पास ये समीकरण क्या होगी? देखो, अपन क्या लिख सकते हैं फिर? T2 - T1 इक्वल टू 2 - 1 है, तो पहले समीकरण 2 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? 2.303/K1 log A/A-x2 माइनस समीकरण 1 की वैल्यू, तो 2.303
अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x1। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2.303 अपॉन K1 क्या है, कॉमन है, तो ये चीज़ कॉमन ले लें तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन K1 कॉमन लिया तो अपने पास क्या बचा log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1, ये बचा। आगे इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन K1 log। अब देखो इसको अगर सोल्व करें तो ये तो वही फॉर्मूला बन गया ना, यहाँ पर कौन सा, इसको इसी से तो कर सकते हैं अपन भाई, log A माइनस log B, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना log A अपॉन में B। तो log A के स्थान पर कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, और B के स्थान पर कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। तो अपन इसको A माइनस B के रूप में लिख लें तो फिर अपने पास ये क्या हो जाएगा, देखो A से A कट जाएगा, अपने पास बचेगा क्या फिर, तो क्या लिख सकते हैं अपन log A माइनस x1 अपॉन में A माइनस x2, ये किसके इक्वल टू आ गया T2 माइनस T1। ये समीकरण नंबर क्या कहलाएगी 3। और समीकरण 3 प्रथम कोटि अभिक्रिया की अंतराल सूत्र समीकरण होती है। कौन सी है, अंतराल सूत्र समीकरण होती है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल सूत्र समीकरण आया, जिसकी अपने डेरिवेशन किससे की है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो समाकलित वेग समीकरण थी उसी समीकरण से अपन ने इसको किया है। दो अलग अलग समय लिए T1 T2, T1 पर जो कंसंट्रेशन लिए वो क्या है x1, और T2 पर जो कंसंट्रेशन लिए वो क्या है x2। दोनों को इसी रूप में समाकलित वेग समीकरण के लिए लिखते हैं। तो समीकरण 2 माइनस 1 यानी T2 माइनस T1 करेंगे तो अंततः अपने को क्या समीकरण प्राप्त होगी, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A माइनस x1 अपॉन में A माइनस x2। तो वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या कहलाएगी, अंतराल सूत्र समीकरण कहलाएगी। अब ये जो अंतराल सूत्र समीकरण है इसी से अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया का आलेखी निरूपण करते हैं। तो देखो नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या रहेगा इसी के लिए, आलेखी निरूपण। तो अंतराल सूत्र समीकरण से अपन कर रहे हैं, तो देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है अपने पास, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A माइनस x1 अपॉन में A माइनस x2। अब समीकरण, इस समीकरण को अपन एक दूसरा रूप और ऐसे लिख सकते हैं, इसको या करके लिख दें अपन log A माइनस x1 अपॉन में A माइनस x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K1 अपॉन में 2.303 इंटू में T2 माइनस में T1। ये समीकरण नंबर क्या आ गई 4। अब समीकरण 4 की तुलना किससे करें, सरल रेखीय समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c से करें। तो देखो समीकरण 4 की तुलना सरल रेखीय समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c से करने पर, तो फिर अपने पास ये क्या समीकरण प्राप्त होगी, देखो समीकरण 4 की तुलना सरल रेखीय समीकरण से करेंगे तो y एक्सिस पर क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों समीकरणों को कंपेयर करते हैं तो y एक्सिस पर कौन सी वैल्यू है, ये वाली। तो क्या लिखेंगे अपन log A माइनस x1 अपॉन में A माइनस x2। फिर क्या है m क्या होती है, स्लोप यानी प्रवणता। तो प्रवणता क्या रही है अपने पास, यही तो है, तो क्या है K1 अपॉन में 2.303। फिर क्या है अपने पास x एक्सिस, तो x एक्सिस पर कौन सी वैल्यू होगी, क्या है x एक्सिस पर अपने पास, ये तो है, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। और C क्या होता है अंतःखंड, तो अंतःखंड अपने पास है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ किन के मध्य बनेगा, log A माइनस x1 अपॉन में A माइनस x2 और x एक्सिस पर क्या होगा T2 माइनस T1, इनके मध्य ग्राफ होगा। तो अगर अपन इसका ग्राफ निरूपण करें तो इस प्रकार से अपने को ग्राफ प्राप्त होगा। ये अपने पास क्या है y एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस। x एक्सिस पर क्या लिया अपने T2 माइनस में T1 और y एक्सिस पर अपने पास क्या है
log a माइनस x1 अपॉन में a माइनस x2, और ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। और इसकी जो प्रवणता है, स्लोप है, वो स्लोप अपन क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वल टू लिखेंगे k1 अपॉन में 2.303। अब एक चीज इसमें आप ध्यान रखना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपने 3 ग्राफ अभी तक प्राप्त कर लिए। 2 ग्राफ तो इसके किए थे अपने समाकलित वेग समीकरण से, और 1 ग्राफ अपने किया है आज इसके अंतराल सूत्र समीकरण से। तो तीनों ग्राफ के अंदर जो प्रवणता है, प्रवणता की वैल्यू तो यही है, सिर्फ एक ग्राफ के अंदर प्रवणता इसकी क्या आई थी, ऋणात्मक आई थी k1 अपॉन में 2.303। तो इसलिए ये चीज़ महत्वपूर्ण रह जाती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जिस ग्राफ में वैल्यू, जो प्रवणता की वैल्यू ऋणात्मक आ रही है, वो महत्वपूर्ण है। और वो कब आया था, जब अपन ने log a माइनस log a माइनस में log a माइनस x के रूप में अपन उसको समाकलित वेग समीकरण को लिखा था। ठीक है, तो ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है। ये ग्राफ भी परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है, इसके आधार पर भी अभिक्रिया कोटि की पहचान कर सकते हैं। तो ग्राफ किन के मध्य बना है, log a माइनस x1 अपॉन में a माइनस x2 और t2 माइनस t1 के मध्य। t2 माइनस t1 वैल्यू कहाँ पर है, x एक्सिस पर। log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 वैल्यू कहाँ पर है, y एक्सिस पर। एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ अपने को प्राप्त हुआ, और इसकी प्रवणता क्या है, k1 अपॉन में 2.303। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो गई, उसकी समाकलित वेग समीकरण हो गई। नेक्स्ट अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया को ही आगे बढ़ाते हैं, इसका अर्धायुकाल अपन करते हैं। ठीक है, तो देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अपन ने किया था। तो परिभाषा मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अभिक्रिया की कोटि चाहे कोई सी भी हो, अर्ध आयुकाल की परिभाषा में कोई चेंज नहीं होगा। तो परिभाषा क्या होती है अर्ध आयुकाल की, कि वह समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में परिवर्तित होने में जो समय लगता है, उस समय को अपन उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र अपन ने व्युत्पन्न किया था। आज अपन करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो देखो परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपन उसकी डेरिवेशन करेंगे अर्ध आयुकाल, क्योंकि परिभाषा अपन पहले लिख चुके। और अर्ध आयुकाल को अपन किससे डिनोट करते हैं, t½ से करते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि कोई सी भी कोटि हो, उसके अर्ध आयुकाल के जो फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन उसकी समाकलित वेग समीकरण से होगी। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपन समाकलित वेग समीकरण कर चुके हैं, तो यहाँ से अपन फिर उसका अर्ध आयुकाल के सूत्र की डेरिवेशन करें। तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है, t इक्वल टू 2.303 अपॉन में k1 log a अपॉन में क्या है, a माइनस x। अब अर्ध आयुकाल है तो अपन क्या लिखेंगे फिर, चूंकि t तो पूर्ण काल होता है, तो t इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, t½ और x इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक मात्रा की कितनी मात्रा हो, आधी मात्रा। तो अतः है, तो फिर ये समीकरण क्या हो जाएगी, t½ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन में a माइनस a/2। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, t½ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। और log 2 की वैल्यू क्या होती है, देखो log की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है 0.3010। ज़्यादातर जो log की वैल्यू आएगी वो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, लेकिन जो सिंपल log जो ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे log 2 आ गया, log 1 आ गया, log 10 आ गया, log 4 आ गया, log 8 आ गया, तो उनको 1-2 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, डायरेक्ट आप उसमें कर पाओगे। तो log 2 का मान कितना है, 0.3010। तो ये log 2 की वैल्यू इस समीकरण में रखें, तो फिर अपने पास समीकरण क्या आ जाएगी, t½ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 इंटू में 0.3010, यानी ये संख्या इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं, t½ इक्वल टू 0.693 अपॉन में k1। ये क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल होता है। इसको समीकरण 1 देते हैं।
तो देखो एक चीज अपन लिख सकते हैं जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये चीज महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ से लेकर समीकरण 1 तक डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो देखो समीकरण 1 में तो इसका हाफ लाइफ पीरियड आया है, तो क्या समीकरण 1 के अंदर प्रारंभिक सांद्रता का कोई पद है? प्रारंभिक सांद्रता को अपन ने किससे डिनोट किया है? ए से डिनोट किया है। तो प्रारंभिक कंसंट्रेशन का तो कोई पद है ही नहीं। तो मतलब अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए जो अर्ध आयुकाल होता है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और इसी चीज को अगर अपन शून्य कोटि के लिए लिखें तो शून्य कोटि में अपन ने क्या लिखा था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। वहां पर अपने पास क्या था? टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन में क्या था? 2k नॉट था। तो यहाँ पर क्या है? ए प्रारंभिक सांद्रता का पद है। तो शून्य कोटि के लिए तो ये चीज आती है, लेकिन प्रथम कोटि के लिए नहीं आती। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं बारी बारी। एक साल तो पूछा हुआ है कि दर्शाइए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। और उससे नेक्स्ट ईयर पूछा हुआ है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये डेरिवेशन अपने को यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की डेरिवेशन हो गई। डायरेक्ट भी ये पूछ लेते हैं, इसको सूत्र को पूछना, सूत्र व्यक्तित कीजिए, या निर्भर नहीं करता ये भी पूछ लेते हैं। और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट अपन टर्म्स करते हैं, जो प्रथम कोटि की जो गैसीय अभिक्रिया है ना, उन गैसीय अभिक्रियाओं के लिए जो समाकलित वेग समीकरण होगी वो किस प्रकार से होगा। देखो मैंने आपको जब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल लिखवाए थे तो उसमें जो रेडियो एक्टिव लिखा था, जो शायद प्रथम एग्जाम्पल अपने लिखा था कि सभी प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं क्या होती हैं? प्रथम कोटि होती हैं। और उन रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि की जो होंगी उनके लिए जो अपन समाकलित वेग समीकरण क्या लिखा था? T इक्वल टू 2.303/K1 n नोट अपॉन में क्या था? nt। एन नोट तो क्या था? प्रारंभ में कणों की संख्या, और एन टी क्या था? किसी समय पर कणों की संख्या। तो रेडियो एक्टिव अगर होगा तो उसके लिए अपन ये टर्म्स प्रयुक्त करेंगे। उसी प्रकार कुछ गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं, उनके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगा? तो वो देखो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, उसमें से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है और शायद अपने बुक के अंदर भी वो चीज़ नहीं दे रखी है, लेकिन उस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसलिए अपन उसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात है कि गैसीय अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक और उत्पाद सभी क्या हो? गैसीय अवस्था में हो, सभी की भौतिक प्रावस्था क्या हो? गैसीय हो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? गैसीय अभिक्रिया होती हैं। अब प्रथम कोटि के जो एग्जाम्पल अपन ने लिखे, जैसे N2O5 का विघटन अपन ने लिखा था, ये जो आइसोप्रोपेन को अपन ने लिखा था, तो ये प्रथम कोटि के लिए क्या है? गैसीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अभिकारक और प्रोडक्ट सभी की भौतिक प्रावस्था क्या होगी? गैस होगी। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण के अपन डेरिवेशन देखें तो देखो, एक सामान्य गैसीय अभिक्रिया से, कोई सामान्य गैसीय अभिक्रिया लिखते हैं अपन, ए गैसीय अवस्था में होगा, आगे बी गैस प्लस में सी क्या प्राप्त होता है? गैस होता है। ठीक है, अब यदि पी ए
PB व PC क्रमशः A, B व C के आंशिक दाब तथा A का प्रारंभिक दाब PI व इनिशियल प्रेशर व कुल दाब PT टोटल प्रेशर PT हो तो अब इस अभिक्रिया के अपन स्टाइक्योमेट्री लिखते हैं। तो देखो अभिक्रिया क्या है, A भौतिक प्रावस्था क्या है, गैसीय, आगे क्या प्राप्त होता B गैस प्लस में C भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 समय पर ले तो प्रारंभिक दाब क्या है इसका PI ATM, इसके क्या होंगे, ये तो बनेगा नहीं तो इसका दाब भी नहीं होगा 0 ATM और इसके क्या होंगे 0 ATM। जो स्टाइक्योमेट्री लिख रहे हैं वो किसके रूप में लिख रहे हैं, ATM के रूप में। अब T समय पर क्या होगा, इसका कुछ बनेगा तो इसके द्वारा दाब जो लगेगा वो X ATM के रूप में लिखेंगे और इसको भी क्या लिखेंगे X ATM के रूप में। तो यहाँ पर ये अपने पास क्या आ जाएगा PI माइनस में X ATM। अब देखो T समय पर कुल दाब अपन लिखें, अतः कुल दाब, तो कुल दाब को अपन किससे लिख रहे हैं, PT से डिनोट कर रहे हैं। अब कुल दाब क्या होगा, इसको कुल दाब अपन क्या लिखेंगे, ये प्लस में ये और प्लस में ये, क्योंकि अभिक्रिया में तो ये तीनों चीजें हैं, अभिकारक और उत्पाद इसी एक ही अभिक्रिया में है, तो कुल दाब क्या होगा, इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो फिर अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, PI माइनस X प्लस में X प्लस में X। ठीक है, तो फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, PT इक्वल टू PI प्लस में X या X इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PT माइनस में PI। ये समीकरण नंबर क्या आ गई है। ठीक है, अब देखो जो अपने पास अभिकारक A है, A का आंशिक दाब क्या है, PA है, तो PA इक्वल टू T समय पर अपन क्या लिख सकते हैं, PI माइनस में X लिख सकते हैं। तो देखो चूंकि अतः है PA इक्वल टू चूंकि PA इक्वल टू क्या होगा, PI माइनस में X, अपने पास X की वैल्यू क्या है समीकरण 1 में, तो अपन लिखें समीकरण 1 से क्या होगा, PA इक्वल टू PI माइनस में PT माइनस में PI, या फिर PA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2PI माइनस में PT। ये किसका मान आ गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो गैसीय अभिक्रिया उसमें PA इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 2PI माइनस में PT। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आती है, अपन क्या लिखते हैं, T इक्वल टू 2.303 अपॉन में K1 log A अपॉन में क्या आता है, A माइनस X आता है। तो ये तो सामान्य अभिक्रिया के लिए होगा, लेकिन गैसीय अभिक्रिया के लिए अपन क्या लिखेंगे, PI अपॉन में PA, या फिर PA की वैल्यू अपने पास किस में है, समीकरण 2 में है, तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log PI अपॉन में 2PI माइनस में PT। ये समीकरण नंबर क्या है, 3। समीकरण 3 क्या होगी, प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। और सॉरी इसको समीकरण नंबर 3 दे दे और ये समीकरण नंबर क्या है, 4 है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः है समीकरण 3 व 4 प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाती है।
प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की जो गैसीय अभिक्रिया होंगी उनकी क्या होंगी, समाकलित वेग समीकरण होंगी। तो इसकी जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन सीनियर की बुक में नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में था, एनसीईआरटी में तो दे रखा है, लेकिन जो अपने आरबीएसई है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके अंदर इसकी डेरिवेशन नहीं दे रखी, लेकिन इस पर आधारित एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये डेरिवेशन करवा दी है। तो आपको फॉर्मूला इसमें ध्यान में रखना है, डेरिवेशन कोई ज़्यादा विशेष यहाँ पर महत्व नहीं है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया अपनी हो गई। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित एक टॉपिक और है कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है। तो छोटी सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया की कोटियों और अणुसंख्यता क्या होती है, बराबर होती है। जितनी उसकी अणुसंख्यता होगी उतनी ही उस अभिक्रिया की कोटि होती है। देखो जब अपने अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता को परिभाषित किया था, तब दोनों में एक चीज़ अपनी कॉमन लिखी थी कि अणुसंख्यता का मान भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता और अभिक्रिया की कोटि का मान भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब अपने अंतर लिखे तो उसमें एक चीज़ और लिखा था कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है लेकिन अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं होगी। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है लेकिन अणुसंख्यता भिन्नात्मक नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिनकी अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता बराबर नहीं होंगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि और अणुसंख्यता बराबर नहीं होती है उनको छद्म अभिक्रियाएं अपन कहते हैं। यहाँ पर अपन कौन सी करें, छद्म प्रथम कोटि। तो मतलब वह अभिक्रिया जिसकी कोटि तो क्या है, एक है, प्रथम कोटि लिखा हुआ है या इसको एक का अणुक भी अपन कह सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक है, लेकिन उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता का मान एक नहीं है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन छद्म प्रथम कोटि कहेंगे। अब यदि अणुसंख्यता का मान एक नहीं है तो कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। तो देखो एक से कम करें तो क्या आ जाएगा, भिन्नात्मक होगा या जीरो होगा, तो अणुसंख्यता भिन्नात्मक या जीरो नहीं होती। एक से ज़्यादा अपन करें, एक से अगर ज़्यादा अपन करते हैं तो भी भिन्नात्मक होगा। तो अपन डायरेक्ट किस पे पहुँचे, 2, क्योंकि भिन्नात्मक मान अणुसंख्यता के लिए नहीं होता है। तो सही उचित परिभाषा इसकी क्या होगी, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 व अणुसंख्यता का मान 2 से अधिक प्राप्त होता है वे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। तो क्या परिभाषा लिखेंगे अपने, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 व अणुसंख्यता का मान 2 या 2 से अधिक होता है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। अब कुछ कंडीशन है इनके लिए, क्या होगा, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक अभिकारक की सांद्रता दूसरे अभिकारक की सांद्रता की तुलना में आधिक्य में होती है, यानी अधिक मात्रा में होती है, आधिक्य में होती है। तो पहली कंडीशन तो ये है, यानी 2 अभिकारक होंगे तो एक अभिकारक की कंसंट्रेशन दूसरे की तुलना में क्या होगी, बहुत अधिक होगी। और जिसकी कंसंट्रेशन आधिक्य में होती है उसमें सांद्रता परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो देखो जिस अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में होती है, उसकी सांद्रता परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो देखो जिस अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में होती है उसमें सांद्रता परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो देखो जिस अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में होती है उसमें सांद्रता परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो देखो जिस अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में होती है उसमें सांद्रता परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो देखो जिस अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में होती है उसमें सांद्रता परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो देखो जिस अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में होती है उसमें सांद्रता परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो देखो जिस अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में होती है उसमें सांद्रता परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो देखो जिस अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में होती है उसमें सांद्रता परिवर्तन क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो देखो जिस अ
उसकी सांद्रता में परिवर्तन
परिवर्तन नगण्य होता है। तो ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हो गया। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं। वैसे प्रथम कोटि है तो प्रथम कोटि के एग्जाम्पल अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन उनको छद्म क्यों कहेंगे? तो देखो एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, जल अपघटन। एक चीज और लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि जिस अभिकारक की कंसंट्रेशन आधिक्य में है उसमें तो परिवर्तन क्या है? नगण्य है, तो उससे तो अभिक्रिया वेग प्रभावित होगा नहीं। तो जिसकी सांद्रता कम है उसी पर अभिक्रिया वेग क्या होगा? डिपेंड करेगा। तो ये चीज अपन लिखें। देखो एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो समीकरण क्या है अपने पास? CH3 COO C2H5 प्लस में H2O। जल अपघटन है तो अम्लीय माध्यम है, तो यहाँ पर अपन H प्लस लगा दें, तो अपने पास क्या होगा? CH3 COOH प्लस में C2H5OH। ठीक है। अब देखो इसके लिए अपन अभिक्रिया वेग लिखें, तो अभिक्रिया वेग इक्वल टू समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो K आ जाएगा। क्या होगा? जो गुलबर्ग-वाजे का नियम है, तो अपने पास क्या लिखेंगे? CH3 COO C2H5 इंटू में क्या है? H2O। तो H2O की कंसंट्रेशन में परिवर्तन तो क्या है? नगण्य है। ठीक है। तो फिर अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा? अभिक्रिया वेग इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? K CH3 COO C2H5। तो H2O की सांद्रता पर तो इस अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता ही नहीं है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? एथिल एसीटेट यानी एस्टर की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। अब इसकी कोटि लिखें, तो कोटि यानी सांद्रता के घातांक, तो सांद्रता के घातांक कितनी? एक है, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं, तो अभिक्रिया कोटि क्या होगा? एक। और दूसरा इसकी अणुसंख्यता लिखें अपन, तो अणुसंख्यता की परिभाषा क्या लिखवाई हुई है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या। तो इसमें अभिकारक के अणु तो दो ही प्रकार के हैं, एक तो क्या है? एस्टर, एक अणु किसका? ये है, और दूसरा अणु कौन सा? H2। अब देखो H2O का अणु अभिक्रिया में भाग तो ले रहा है ना, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन नहीं होता। तो अभिक्रिया में तो भाग ले रहा है, इसलिए अणुसंख्यता में तो क्या होगा? काउंट होगा। तो इसकी अणुसंख्यता कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और अपन लिखते हैं। इक्षु शर्करा का प्रतिपन, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्षु शर्करा का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो क्या होगा? C12H22O11 प्लस में H2O। मीडियम क्या है? एसिडिक है, तो H प्लस लिखा अपन ने, तो C6H12O6 प्लस में C6H12O6। 1 यूनिट ग्लूकोज की प्राप्त होगी, 1 यूनिट किसकी प्राप्त होगी? फ्रक्टोज की प्राप्त होगी। तो इसके लिए अपन अभिक्रिया वेग लिखें, तो समानुपाती चिन्ह को हटाए तो K, तो क्या होगा? शर्करा C12H22O11 और दूसरा क्या है? H2O। अब H2O तो आधिक्य में है, तो इसकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन क्या लिख देंगे अपन? नगण्य लिख देंगे। तो अब इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या होगा? K। H2O में कोई परिवर्तन है नहीं, तो किस पर डिपेंड किया? सिर्फ केवल और केवल शर्करा। तो यहाँ से अभिक्रिया की कोटि लिखें अपन, अभिक्रिया कोटि, तो सांद्रता की घातांक कितनी? 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं ऊपर 1 को। तो अभिक्रिया कोटि क्या हो गई? 1। और अणुसंख्यता, अणुसंख्यता का मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या। तो कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु तो किसका है? शुगर कैन यानी इक्षु शर्करा का, और एक अणु किसका है? H2O का। तो अणुसंख्यता का मान कितना हो गया? इसका 2 हो गया। तो यहाँ पर भी देखो H2O किस में है? आधिक्य में है, ये चीज़ अपन मेंशन करेंगे इसमें। और यहाँ पर भी H2O किस में है? आधिक्य में है। तो इस प्रकार ये 2 एग्जाम्पल अपन ने छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कर लिए। 2 प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए।
तो ये अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके समाकलित विवेक समीकरण, अर्धायुकाल अंतराल सूत्र समीकरण, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया और उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो करेंगे। तो वो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। उसको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ तक जो करवा दिया यहाँ तक आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्लास के अंदर अपने जो प्रथम कोटि अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू।